नमस्कार। आज हम आयुर्वेद की विशाल ज्ञान परंपरा में एक खास पहलू पर गहराई से बात करने वाले हैं। वो है वात दोष और उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और संदर्भ हैं जिनमें वात से होने वाले रोगों के प्रकार, उनके लक्षण और क्या कहते हैं उपचार के सिद्धांतों पर जानकारी है। हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकालकर सामने रखें, ताकि ये समझा जा सके कि आयुर्वेद वात के असंतुलन को कैसे देखता है और उससे निपटने के रास्ते क्या सुझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी की परतें खोलना। तो आयुर्वेद में ये जो वात दोष है, इसे इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? इन स्रोतों में बताया गया है कि रोग जो हैं वो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक तो है सामान्य जज, मतलब जो कई दोषों के मिलने से होते हैं, जैसे वात का पित्त या कफ के साथ मिल जाना, उनका बिगड़ जाना। और दूसरे हैं नानान्मेकज। ये वो हैं जो सिर्फ एक ही दोष के बिगड़ने से होते हैं। और यहाँ एक काफी चौंकाने वाली बात सामने आती है। इन स्रोतों में अकेले वात दोष के बिगड़ने से होने वाले, आप मानेंगे नहीं, 80 अलग अलग तरह के नानात्मक रोगों का जिक्र है। 80 रोग सिर्फ एक दोष से। ये संख्या ही अपने आप में बताती है कि वात का प्रभाव क्षेत्र कितना ज्यादा है और ये कितने अलग अलग तरीकों से शरीर में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वात की सर्वव्यापकता दिखाता है, उसका महत्व बताता है। और ये स्रोत वात रोगों के पैदा होने के पीछे दो मुख्य कारण भी बताते हैं। पहला है धातुक्षय। धातुक्षय? हाँ, धातुक्षय, जिसका सीधा सा मतलब है शरीर के जो ऊतक हैं, टिश्यूज, उनका पोषण कम होना, उनका कमजोर पड़ जाना या क्षीण हो जाना। और दूसरा कारण है मार्गावरोध। मार्गावरोध मतलब रास्ते में रुकावट? जी, यानी शरीर के अंदर जो अनगिनत छोटे बड़े चैनल या रास्ते हैं, स्रोतस जिन्हें कहते हैं, जिनमें वात बहता है या शरीर के दूसरे तत्व चलते हैं, उनमें किसी तरह की रुकावट आ जाना। और जब वात का अपना जो प्राकृतिक रास्ता है वो किसी और चीज से, जैसे बढ़े हुए कफ या पित्त से या खून मांस जैसी धातुओं से या फिर आम अपचित भोजन या मलमूत्र जैसे पदार्थों से बाधित या ढक जाता है, तो इस खास स्थिति को कहते हैं आवृतवात। आवृतवात? हाँ, आवृत मतलब ढकावा, घिरावा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वात की समस्या या तो खुद वात के अपने गुण बढ़ जाने से हो सकती है, या फिर उसके रास्ते में कोई और चीज आ गई है उसकी वजह से, भले ही वात खुद उतना ना बढ़ा हो। बिल्कुल। ये तो निदान और उपचार को काफी अलग कर देता होगा फिर। हाँ, ये समझना उपचार के लिए बेहद जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण। अगर वात सिर्फ अपने आप बढ़ा हुआ है, जैसे हम केवल वात या अनावृत वात कह सकते हैं, तो उसकी चिकित्सा सीधी होगी, वात को शांत करने वाली। लेकिन अगर वात किसी रुकावट की वजह से अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, यानी आवृत वात है, तो फिर सबसे पहले उस रुकावट को हटाने पर ध्यान देना होगा। स्रोत बताते हैं कि ये रुकावट कफ, पित्त, रक्त, आम, मांस, अस्थि यानी हड्डी, मज्जा, शुक्र, अन्न, मूत्र या पुरीश यानी मल, इनमें से किसी के भी कारण हो सकती है। तो ये तो हुई वात बिगड़ने के कारणों की बात। लेकिन जब वात सचमुच शरीर में गड़बड़ी करता है तो वो दिखती कैसी है? इन स्रोतों में कई दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक बहुत आम समस्या है गृध्रसी। जी, गृध्रसी, जिसे हम आज की भाषा में साइटिका के नाम से जानते हैं, है ना? हाँ, कह सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसमें कूल्हे से दर्द शुरू होता है और फिर पैर के पिछले हिस्से से होता हुआ पंजे तक जाता है। साथ में अकड़न या सुई चुभने जैसा एहसास या फड़कन भी हो सकती है। हाँ, और इसके भी दो प्रकार बताए गए हैं। अच्छा। एक केवल वात से होने वाला, वातज। अच्छा। और दूसरा जिसमें वात के साथ कफ भी शामिल हो, वात कफज। ठीक है। फिर एक और स्थिति है अर्दित, हाँ, जिसे फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी जैसा समझ सकते हैं। इन दस्तावेजों के अनुसार इसमें बढ़ा हुआ वात वो सिर, नाक, होंठ, ठोड़ी, माथे और आंखों के जोड़ों में दर्द पैदा करके चेहरे को एक तरफ खींच देता है। जी, गर्दन भी टेढ़ी हो सकती है, आवाज बदल सकती है, यहाँ तक कि याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है। बोलने, चबाने, हंसने, छींकने या आंख बंद करने में मुश्किल होती है। तो चेहरे का लकवा भी वात से जुड़ा है। मैंने तभी इस तरह सोचा नहीं था, सच में। बिल्कुल, वात से ही है। इसके इलाज में नस्य, नाक से दवा डालना, मूर्धनी तेल, सिर पर तेल लगाना और तर्पण, आंखों का उपचार, ये सब बताए गए हैं। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि वात का जो मूल स्वभाव है वो है गति या चलन, शरीर में हर तरह की हलचल। आप सोचिए, सांस लेना, दिल का धड़कना, खून का बहना, हाथ पैर हिलाना, नसों में संदेशों का जाना, यहाँ तक कि मलमूत्र का शरीर से बाहर निकलना, ये सब वात के ही नियंत्रण में है। तो जब यही वात बिगड़ जाता है तो ये सामान्य गतियों को या तो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है
जैसे कंपकंपी में, हाँ, जैसे कंपकंपी या ऐंठन में, या फिर बहुत कम कर देता है। जैसे लकवे में। बिल्कुल, जैसे लकवे या अकड़न में, या फिर उन्हें अनियमित मतलब इर्रेगुलर कर देता है। जैसा कि अर्दित में चेहरे की मांसपेशियों की गति एक तरह से रुक जाती है। इसी तरह एक और गंभीर स्थिति है पक्षाघात। पक्षाघात, हेमीप्लीजिया। जी, हेमीप्लेजिया। इसमें शरीर के आधे हिस्से की मतलब दाएं या बाएं जो धमनियां और स्नायुएं हैं वो वात के प्रभाव से सूख सी जाती हैं। जोड़ों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और उस पूरे हिस्से की क्रियाशीलता खत्म हो जाती है, वो सुन्न पड़ जाता है। बाप रे। स्रोत बताते हैं कि इसकी चिकित्सा में मुख्य रूप से वात के रूखे और ठंडे गुण को काउंटरएक्ट करने पर जोर दिया जाता है। अच्छा। इसीलिए स्नेहन यानी अंदरूनी और बाहरी तौर पर घी तेल का प्रयोग, मालिश वगैरह। हाँ, अभ्यंग और पीने के लिए भी स्नेह, और स्वेदन यानी औषधीय भाप से पसीना निकालना, ये 2 प्रमुख उपाय हैं ताकि वात शांत हो और जो रुकावटें हैं वो दूर हों। वात सिर्फ जोड़ों या नसों में ही दर्द नहीं करता। इन नोट्स में और भी कई तरह की परेशानियां बताई गई हैं, जैसे हनुग्रह जिसमें जबड़ा जाम हो जाता है, लॉकजॉ जिसे कहते हैं, हिलना मुश्किल। जी, हनुस्तंभ भी कहते हैं। मन्या स्तंभ, गर्दन अकड़ जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसा कुछ। हाँ, उससे जोड़ सकते हैं, मन्यास्तंभ। उरुस्तंभ जिसमें जांघें भारी और सुन्न हो जाती हैं, व्यक्ति हिला नहीं पाता। स्टिफनेस ऑफ थाई। उरु मतलब जांग, स्तंभ मतलब जकड़न। विषवाची जिसमें दर्द और कमजोरी कंधे से शुरू होकर हाथ की उंगलियों तक जाती है, ब्रैकियोन्यूराल्जिया जैसा। या फिर खल्ली, पैरों, पिंडलियों, जांघों या कलाइयों में अचानक तेज मरोड़ने वाला दर्द, जिसे हम आम भाषा में नस चढ़ना या क्रैम्प्स कहते हैं। हाँ, खल्ली वही है, मसल क्रैम्प्स। और कुछ और गंभीर स्थितियां भी हैं, जैसे आक्षेपक, कन्वल्जन्स। जी, आक्षेपक, बार-बार बेहोशी के साथ शरीर में झटके आना। दंडपतानक, शरीर गुस्से में भरे इंसान की तरह या लकड़ी के डंडे जैसा सीधा और सख्त अकड़ जाता है। दंड मतलब डंडा। या धनुस्तंभ, ओपिस्टोटोनस, जिसमें वात गर्दन और पीठ की नसों को इतना खींचता है कि शरीर धनुष की तरह पीछे की ओर मुड़ जाता है। साथ में जबड़ा भिंचना, लार बहना जैसे लक्षण भी। हाँ, धनुष जैसा तन जाना। ये विविधता तो वाकई हैरान करने वाली है। इतनी सारी अलग-अलग तकलीफें सिर्फ वात से। बिल्कुल, ये विविधता ही दर्शाती है कि वात शरीर में कितना सूक्ष्म है और कितना व्यापक। ये सचमुच हर कोशिका, हर अणु में मौजूद है, ऐसा समझ लीजिए। और इसके असंतुलन से लक्षणों की इतनी बड़ी रेंज पैदा हो सकती है। दर्द, अकड़न, सुन्नता, कंपकंपी, कमजोरी, अंगों का काम ना करना। ये सब इस पर निर्भर करता है कि वात शरीर के किस हिस्से को, किस धातु को, किस मार्ग को और किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो फिर इन अलग-अलग तरह की वात व्याधियों का सामना आयुर्वेद कैसे करता है? क्या कोई सामान्य उपचार सिद्धांत हैं जो ज्यादातर मामलों में लागू होते हों? हाँ, स्रोत कुछ मूलभूत चिकित्सा सिद्धांतों का जिक्र तो करते हैं, क्योंकि वात का स्वभाव रूखा, ठंडा, हल्का और चलायमान माना गया है ना। जी। रूक्ष, शीत, लघु, चल। तो उपचार में इन गुणों के विपरीत गुणों वाली चिकित्सा पर जोर दिया जाता है। इसमें प्रमुख है स्नेहन, ओलिएशन। हाँ, स्नेहन यानी तेल या घी जैसे चिकने पदार्थों से शरीर को अंदर और बाहर से स्निग्धता देना, जैसे मालिश मतलब अभ्यंग करना या घी तेल पीना। दूसरा है वेदन, सुडेशन, यानी सेक या भाप के द्वारा शरीर को गर्माहट और नमी देना, जिससे वात की ठंडक और अकड़न कम हो। हाँ, स्वेदन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मृदु संशोधन का भी उल्लेख है, मतलब अगर जरूरत हो तो हल्के विरेचन, दस्त लाने वाली दवा, या वमन, उल्टी कराने की क्रिया, इनसे दोषों को नरमी से बाहर निकालना। मृदु शोधन, हाँ। और विशेष रूप से बस्ती, मेडिकेटेड एनेमा, इसका जिक्र तो बार बार आता है। हाँ, बस्ती को तो आयुर्वेद वात दोष की सबसे कारगर मतलब आधी चिकित्सा मानता है। हाँ, बस्तीरवात हरनाम श्रेष्ठा कहा गया है। आधी चिकित्सा? अच्छा। शायद इसलिए क्योंकि ये सीधे वात के मुख्य स्थान यानी बड़ी आंत, पक्वाशय में काम करके उसे नियंत्रित करती है। साथ ही पाचन अग्नि को ठीक रखने वाली दीपन पाचन औषधियां और पौष्टिक, गर्म, स्निग्ध भोजन और नियमित दिनचर्या का पालन, ये भी जरूरी बताया गया है। लेकिन वो जो एक खास स्थिति थी, आवरणवात। जी, आवरण, जिसमें वात का रास्ता किसी और चीज से रुका हुआ है, वहां इलाज कैसे अलग होता होगा? क्योंकि वहां तो सीधी वात शामक दवा शायद काम ना करे या उल्टा असर कर दे। हाँ, कर सकती है। ये तो वाकई एक पहेली जैसा लगता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक बिंदु है और आयुर्वेद इसका समाधान बड़े तार्किक ढंग से करता है। जैसा कि नोट्स में भी स्पष्ट किया गया है, आवरणवात की स्थिति में चिकित्सा का क्रम बदल जाता है। सीधे वात को शांत करने की कोशिश करने के बजाय
पहला कदम होता है उस चीज का इलाज करना जो रुकावट मतलब आवरण पैदा कर रही है। अच्छा, पहले रुकावट हटाने पर ध्यान देना है। जी हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि आयुर्वेद कहता है रुको, सीधे वात का इलाज मत करो, पहले देखो कि रास्ता किसने रोका है, उसे हटाओ फिर वात को संभालो। ये एक बहुत ही व्यवस्थित सोच है। ये तो बहुत लॉजिकल है। उदाहरण के लिए अगर कफ दोष बढ़ा हुआ है और उसने वात के रास्ते को रोक दिया है, उसे कहते हैं कफावृत्त वात, तो पहले कफ को कम करने वाले उपचार किए जाएंगे, जैसे वमन, औषधीय उल्टी या तीक्ष्ण विरेचन, तेज दस्त लाने वाली दवा, या रूक्ष स्वेदन मतलब रूखेपन से सेंक देना। जब ये रुकावट पैदा करने वाला कफ कम हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, तब जाकर वात को शांत करने वाले स्नेहन, तेल लगाना और बस्ती जैसे उपचार किए जाएंगे। समझ गए। इसी तरह अगर पित्त ने वात का रास्ता रोका है, पित्तावृत्त वात, तो पहले पित्त को शांत करने वाले शीतल उपचार और विरेचन दिए जाते हैं, फिर वात की चिकित्सा होती है। अगर अपचित भोजन यानी आम ने वात को रोका है, अन्नावृद्ध वात, तो पहले वमन कराकर या पाचन बढ़ाने वाली दवाएं देकर उस आम को पचाना जरूरी है। साथ में हल्का भोजन देना होता है। अच्छा, अगर मांस धातु के बढ़ने से वात आवृत है, मांसावृत्त वात, तो पसीना निकालना, स्वेदन, मालिश, अभ्यंग और मांस रस या दूध जैसे पौष्टिक आहार बताए गए हैं। और स्रोत इसी तरह खून, हड्डी, मज्जा, शुक्र, मल, मूत्र जैसी हर संभावित रुकावट के लिए विशिष्ट उपचार क्रम और तरीके बताते हैं। लेकिन मूल सिद्धांत यही रहता है, पहले रुकावट हटाओ फिर वात को संतुलित करो। ये तो वाकई बहुत सूक्ष्म और एक तरह से स्टेप बाय स्टेप तरीका है उपचार का। पहले कारण की जड़ तक जाओ, उसे हटाओ, फिर मुख्य समस्या पे काम करो। इन स्रोतों में आवरण की चिकित्सा के संदर्भ में कुछ रसायन प्रयोगों का भी जिक्र है। जी, रसायन चिकित्सा जैसे शिलाजतु, गुगुलू, च्यवनप्राश, ब्राह्मी रसायन, आम्ल की रसायन, इनकी क्या भूमिका होती है? रसायन चिकित्सा आवरण के उपचार और उसके बाद की रिकवरी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक तरफ तो ये वात को शांत करने और रुकावट पैदा करने वाले दोषों को संतुलित करने में मदद करती हैं। लेकिन इनका एक और बड़ा काम है, धातुओं का पोषण करना। हाँ, आपने शुरू में बताया था वात वृद्धि का एक कारण धातु क्षय भी है। बिल्कुल, ऊतकों का कमजोर होना। रसायन औषधियां इन्हीं धातुओं को बल देती हैं, उन्हें फिर से बनाती हैं, रिजुविनेशन जिसे कहते हैं। ये शरीर की समग्र शक्ति, रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी और जीवन शक्ति यानी ओज को बढ़ाती हैं। अच्छा, दोबारा होने की आशंका भी कम होती है। आयुर्वेद का लक्ष्य सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि शरीर के प्राकृतिक संतुलन को फिर से स्थापित करना और उसे बनाए रखना है। रसायन चिकित्सा इस समग्र दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है, खासकर वात जैसी स्थितियों में जहां क्षय या कमजोरी एक बड़ा कारक होती है। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश की कि आयुर्वेद वात से जुड़ी समस्याओं को कितनी गहराई और बारीकी से देखता है। अकेले वात से होने वाले वो 80 तरह के रोगों की पहचान, उनके मूल कारणों जैसे धातु क्षय और मार्गावरोध को समझना, और फिर स्नेहन, स्वेदन, बस्ती जैसी सामान्य चिकित्साओं से लेकर आवरण जैसी जटिल स्थितियों के लिए विशिष्ट और तर्कसंगत उपचार योजनाएं, ये सब काफी विस्तृत है। हाँ, काफी गहरा विश्लेषण है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक विचार आता है मन में, जिस तरह से आयुर्वेद हजारों साल पहले वात की गतिशीलता, उसके मार्गों में आने वाली रुकावटों यानी आवरण और उनसे पैदा होने वाली जटिल शारीरिक और मानसिक स्थितियों का इतना विस्तृत वर्णन करता है, तो क्या आज की हमारी जीवन शैली के जो जाने पहचाने कारक हैं, जैसे तनाव, हाँ, जैसे लगातार बना रहने वाला मानसिक तनाव, भागदौड़ भरी अनियमित दिनचर्या, पोषक तत्वों से रहित और अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन का सेवन, क्या ये सब अनजाने में उन्हीं स्थितियों को बढ़ावा दे रहे हैं जिन्हें आयुर्वेद वात असंतुलन या खास तौर पर आवरणवात के रूप में वर्गीकृत कर सकता है? भले ही आज की चिकित्सा विज्ञान में उनका निदान अलग अलग नामों से होता हो, जैसे कई तरह की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या मस्कुलर-स्केलेटल समस्याएं। हाँ, या ऑटो इम्यून रोग। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए।